Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own educational channel ज्ञान के मोती। डियर व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 से अर्थशास्त्र से पाठ 2 का अध्ययन कार्य, जिसका शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया था। पहले भाग में हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। ये बिंदु हैं आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों की तुलना, क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र। इन बिंदुओं की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। आज के वीडियो में हम करेंगे अधिक रोजगार विकसित करना, संगठित और असंगठित क्षेत्र, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। तो आइए देर किस बात की है, हम अपना अध्ययन कार्य शुरू करते हैं। उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिक उत्पादों में परिवर्तित करना शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। डियर व्यूअर्स, तृतीय क्षेत्र में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करने वाली गतिविधियां शामिल हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग आदि। तो आइए अब हम अपना भाग 2 शुरू करते हैं। पहला बिंदु है तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। डियर स्टूडेंट्स, आज के दौर में तृतीय क्षेत्र का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, डाक सेवाओं, पुलिस स्टेशन, बैंकों, बीमा कंपनियों के प्रशासनिक कार्यालयों, रक्षा आदि जैसी बुनियादी सेवाओं की मांग बढ़ गई है। प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में अच्छे विकास ने परिवहन, व्यापार, भंडारण आदि जैसे सेवा क्षेत्र के विकास की मांग को प्रेरित किया है। आय में वृद्धि, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, पर्यटन, खरीदारी, निजी अस्पताल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग आदि जैसी बेहतर जीवन शैली के साथ वैश्वीकरण के कारण कुछ नई सेवाओं ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी जैसे भारतीय बाजारों में प्रवेश किया है, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक बन गए हैं। अब एक शब्द निकल कर आया है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विश्व स्तरीय कार्य। अब कम उत्पादकता के कारण बहुत से छोटे सेवा क्षेत्र अच्छी तरह से विकास नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का केवल एक छोटा खंड उच्च कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार देता है। अब विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के रोजगार निम्नलिखित हैं। हालांकि देश के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा सिर्फ 20% है, लेकिन आज़ादी के 65 वर्षों के बाद यह अब भी 50% से अधिक लोगों को रोजगार देता है। ये बात सच है। अब माध्यमिक यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों ने पर्याप्त रोजगार उत्पन्न नहीं किए हैं ताकि पर्याप्त संख्या में लोगों को कृषि से इन क्षेत्रों में स्थानांतरित कर सकें। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार 3 गुना तथा सेवाओं में 5 गुना बढ़ा है। प्राथमिक क्षेत्र में कई मजदूर बेरोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी, यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है।
ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने को कुछ नहीं होता है। यही प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। इसे इंग्लिश में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ऐसे हजारों श्रमिक हैं जिन्हें हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत रख सकते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में भी होती है, जैसे प्लम्बर, पेंटर्स, रिपेयर श्रमिक आदि, जो कस्बों और शहरों में रोजगार की तलाश करते रहते हैं। अधिक रोजगार विकसित करना। अधिक रोजगार विकसित करने के विभिन्न माध्यम इस प्रकार हैं। तकनीकी और संस्थागत उपाय। जे स्टूडेंट्स, तकनीकी सुविधाएं जैसे सिंचाई, संकर बीज की उपलब्धता, कृषि की आधुनिक तकनीक के बारे में जागरूकता, कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता में वृद्धि और कृषि में मानव बल की आवश्यकता को बढ़ाती है। बाजार, परिवहन, भंडारण की सुविधा और अन्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसे संस्थागत समर्थन से उपशहरी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में किसानों के रोजगार में वृद्धि करेगा। संबद्ध कृषि का संवर्धन। कृषि क्षेत्र में विविधता लाने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें 60% से अधिक लोग कार्यरत हैं। किसानों को फसलों की कृषि के साथ साथ संबद्ध कृषि यानी अलाइड एग्रीकल्चर गतिविधियों जैसे मत्स्य पालन, बागवानी, सिल्क के लिए पशुपालन, शहद के लिए मधुमक्खी पालन आदि करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। लघु उद्योगों और बैंक ऋण की ओर ध्यान केंद्रित करना। जे स्टूडेंट्स, अधिकांश किसान रिश्तेदारों और मित्रों, व्यापारियों, साहूकारों जैसे ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं, जो बहुत अधिक ब्याज दर लेते हैं। इसलिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सस्ती दरों पर किसानों को ऋण प्रदान करने से उन्हें स्थापित करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने से बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए चावल और दाल मिलों की स्थापना करना, जिससे कुछ किसान उन मिलों में काम कर सकें। कृषि उत्पादों जैसे आलू, टमाटर, चावल, गेहूं और अन्य के लिए शीत भंडार गृह, जिन्हें हम इंग्लिश में कोल्ड स्टोरेज हाउस के नाम से जानते हैं, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्थापना की जा सकती है। ग्रामीण अवसंरचना में सुधार। ग्रामीण अवसंरचना, बुनियादी ढांचा। डियर स्टूडेंट्स, ग्रामीण अवसंरचना का अर्थ है किसी भी ग्राम का यानी गांव का बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा निजी और सार्वजनिक, भौतिक और सेवाओं संबंधी और सामाजिक व आर्थिक किसी भी तरह का हो सकता है। आर्थिक बुनियादी ढांचे के अंतर्गत परिवहन, संचार, बिजली, सिंचाई और इसी तरह की अन्य सुविधाएं शामिल हैं, जबकि सामाजिक अवसंरचना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, आवास आदि आते हैं। आप बिंदु से ही समझ गए होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, परिवहन, बैंकिंग, गोदाम, बाजार आदि की कमी है। सरकार को गांवों और बाजारों के मध्य अच्छे संयोजन के लिए अधिक निवेश करना चाहिए। यह किसानों को और अधिक उत्पादक रोजगार प्रदान करेगा। साथ ही परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में नियोजित अन्य व्यक्तियों को भी लाभान्वित करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में सुधार। जे स्टूडेंट्स, गांवों में स्वास्थ्य की स्थिति को सुधार करने के लिए अतिरिक्त रोजगारों का सृजन किया जाए तथा अधिक विद्यालय खोले जाएं। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहां के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन तथा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी।
उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। नरेगा 2005। डियर स्टूडेंट्स, वर्ष 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा तैयार किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रख दिया गया, जिसे इंग्लिश में MG नरेगा के नाम से जाना जाता है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से पीड़ित महिलाओं को लक्षित करती है। यह योजना देश के 625 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में रोजगार के 100 दिन, हाल ही में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 150 दिनों के लिए संशोधित किया गया है, की गारंटी देती है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत उचित सत्यापन के बाद परिवारों का पंजीकरण कराएगी और उन्हें रोजगार कार्ड जारी करेगी। और इस अधिनियम को अधिकार का काम भी कहा जाता है, क्योंकि यदि सरकार रोजगार प्रदान करने के अपने कर्तव्य में विफल हो जाती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। आइए एक नजर डाल लेते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। वे उद्यम या कार्यस्थान जहां रोजगार की अवधि नियमित व सुनिश्चित होती है, संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं होती हैं। इन उद्यमों को सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाता है और इन्हें कारखाना अधिनियम यानी फैक्ट्री एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मिनिमम वेजेस एक्ट, ग्रेच्युटी अधिनियम के भुगतान यानी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आदि जैसे विभिन्न कानूनों के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। यदि उनसे निश्चित समय से अधिक कार्य कराया जाता है तो घंटे की संख्या के आधार पर अतिरिक्त ओवरटाइम मिलता है। उन्हें चिकित्सा लाभ मिलता है और प्रबंधन को स्वच्छ पेयजल एवं एक सुरक्षित कामकाजी वातावरण जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करनी पड़ती हैं। वहीं इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के उद्यम सरकार के साथ पंजीकृत नहीं हैं। छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, असंगठित क्षेत्र कहलाती हैं। इस क्षेत्र में श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती है और ओवरटाइम भुगतान, सवेतन छुट्टियां या बीमारी के कारण भुगतान की छूट आदि के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मरम्मत कार्यकर्ता, घरेलू नौकर और इसी तरह के अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने के लिए शहरी क्षेत्रों में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में भूमि रहित कृषि मजदूर, छोटे एवं सीमांत किसान और कारीगरों के अंतर्गत हम देख सकते हैं बुनकर, लोहार, बढ़ई और सुनार आदि शामिल हैं। इस क्षेत्र में किसी भी कारण के बिना कामगार को किसी भी समय नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार असंगठित क्षेत्र में रोजगार असुरक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक और भूमिहीन मजदूर भी इस श्रेणी में आते हैं। अब अगर बात करें कि असंगठित क्षेत्र में क्या कर्मचारियों की सुरक्षा की जा सकती है, तो निम्न तरीकों से की जा सकती है। कृषि के अतिरिक्त रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गों जैसे बिजली, वित्त, कौशल विकास और अन्य बुनियादी ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। संपूर्ण वर्ष ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और स्कूल भवनों का निर्माण, सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई और अन्य समान कार्यों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पास सामाजिक सुरक्षा या नौकरी की सुरक्षा नहीं है, इसलिए सरकार को उन्हें अनिवार्य बीमा प्रदान करना होगा। इन तरीकों से हम असंगठित क्षेत्र में भी कर्मचारियों की सुरक्षा कर सकते हैं। अब स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक कौन कौन से हैं, आइए पढ़ते हैं। आर्थिक गतिविधियों को स्वामित्व के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि संपत्ति का मालिक कौन है और सेवाओं के वितरण के लिए कौन जिम्मेदार है। तो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र हैं। अब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र क्या है, आइए पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं प्रदान करती है, इसलिए इसे राज्य क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र कहा जाता है, जैसे भारतीय रेलवे, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आदि। निजी क्षेत्र में व्यक्तियों या निजी कंपनियों के हाथों में संपत्ति और सेवाओं के हस्तांतरण का स्वामित्व होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर व टिस्को जैसे सार्वजनिक क्षेत्र कल्याण के उद्देश्य से कार्य करते हैं, जबकि निजी क्षेत्र लाभ के उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। भारत में खनन, बिजली उत्पादन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि में सार्वजनिक क्षेत्र प्रमुख हैं, जो बुनियादी ढांचे के विकास या मूल गतिविधियों से भी संबंधित हैं, जबकि निजी क्षेत्र कृषि, व्यापार, होटल और माल के निर्माण में प्रमुखता दर्शाते हैं। अब निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, परिवहन, बिजली, संचार, भारी उद्योग, पुलों का निर्माण, सड़कों और रेलवों के साधनों का विकास करना, लघु उद्योगों को खोलने और रोजगार पैदा करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, खाद्यान्न खरीदकर किसानों का समर्थन करना और कम कीमत पर अनाज की आपूर्ति करके गरीब लोगों का समर्थन करना, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और शिक्षा प्रदान करना आदि। डियर व्यूअर्स, तो ये थे पाठ के कुछ आवश्यक बिंदु जिन पर हमने चर्चा की और जाना। आइए चलते चलते हम इन्हें भी जान लेते हैं। आर्थिक गतिविधियां क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वे गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, जब आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं, जैसे कपास, गन्ना, दूध आदि। द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वे द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं, जैसे कपास से रेशा या गन्ने से चीनी आदि का निर्माण करना। तृतीय क्षेत्र यानी टेरिशरी सेक्टर। अब टेरिशरी सेक्टर कौन कौन से होते हैं? जब आर्थिक क्रियाओं के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जैसे परिवहन, संचार, व्यापार, भंडारण आदि। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह किसी देश के अंदर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। संगठित क्षेत्रक, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्रक में रोजगार की अवधि नियमित होती है और लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। असंगठित क्षेत्रक, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है और यह क्षेत्रक सरकार के नियंत्रण से बाहर होता है। सार्वजनिक क्षेत्रक, पब्लिक सेक्टर, जिस क्षेत्रक पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन होता है उसे सार्वजनिक क्षेत्रक के अंतर्गत रखेंगे, जैसे भारतीय रेलवे। निजी क्षेत्रक, प्राइवेट सेक्टर,
निजी क्षेत्र की संपत्तियों पर अधिकार व स्वामित्व सरकार का न होकर एकल व्यक्तियों के हाथों में होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पाठ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यहीं पर समाप्त होता है। हमने दोनों भागों में अध्ययन कर लिया है और इस अध्याय में हमने मुख्य बिंदुओं जैसे आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों की तुलना, क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र, अधिक रोजगार विकसित करना, संगठित और असंगठित क्षेत्र या स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र कौन कौन से हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा की। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पावर देता है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, ताकि मैं इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूँ। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।